नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जितने भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीके, जीएस और साइंस। ठीक है, अगर वे इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उनकी नौकरी पक्की समझो। पर देखो, अब हम जीके जीएस की बात कर रहे हैं। मैं ही आपको साइंस कराऊंगा, पूरी की पूरी साइंस कराऊंगा और बिल्कुल आपको समझ में आने वाली है। मैंने एक वीडियो बनाई थी नोट से रिलेटेड, आपने वो वीडियो देख ली होगी, ठीक है। और उसमें ये चेक कर लिया होगा कि किस प्रकार के नोट्स हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हमारा टॉपिक है। तो जो ये टॉपिक रहेगा, ये एक ही वीडियो में हम खत्म करेंगे। बिल्कुल एक वीडियो में आप पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म करोगे। ठीक है, इस वीडियो में, ये आपकी वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं आपको सभी के सभी जो क्लासिकल डांस से रिलेटेड, ठीक है, क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपका यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? एक भरत मुनि की किताब है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। आई बात समझ में? भरत मुनि की किताब है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है, उससे क्लासिकल डांस की जो जानकारी मिलती है। ठीक है, और इस नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या 4 है। अब ये मत कहना कि वेद हमारे 5 हैं, नहीं, इसको पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है, मतलब पांचवा वेद इसको माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है भाई? 8 है शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये 9 है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इनकी संख्या 9 है। और संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार इनकी संख्या 8 है। जो संस्कृति मंत्रालय है वो 9 मानता है, और जो 9वां कौन सा है? 9वां छऊ है। कौन सा भाई? छऊ है। ठीक है, पर जो संगीत नाटक अकादमी ने मान लिया वही होगा। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, 28 जनवरी 1953। ठीक है, याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहां पे है प्यारे दोस्तों? दिल्ली। कहां पे है भाई? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 28 जनवरी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, 28 जनवरी 1953। ठीक है, आगे देखते हैं कि छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। कैसा नृत्य? अर्धशास्त्रीय नृत्य। मतलब ये, इसे ना आधा शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, आधा शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। आई बात समझ में? आ गई। चलते हैं आगे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि पूरी की पूरी जीके की साइंस की तैयारी ना आप हमारे चैनल से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एक तरफ लिखे हैं शास्त्रीय नृत्य और एक तरफ है उससे संबंधित राज्य। ठीक है, भरतनाट्यम देख लेते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और सबसे पुराना भी भरतनाट्यम को माना जाता है। सबसे पुराना भी कौन सा है? भरतनाट्यम ही है। ठीक है, उड़ीसी, उड़ीसी नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का है। मणिपुरी, मणिपुर नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का है। कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखोगे? ठीक है, जो अंधा व्यक्ति होता है वो तो कच्ची पूड़ी भी खा लेगा। क्या आप कच्ची पूड़ी खा सकते हो? नहीं खा सकते, आप तो पकी ही खाओगे। फिर अंधे व्यक्ति को दे दो, वो तो बेचारा आराम से ही कच्ची पूड़ी खा लेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखेंगे कथक कहाँ का है। कथक है उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। देखिए, कथक है ना, नॉर्थ इंडिया में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य था जो कि मुगल करवाया करते। और अब अगर उत्तर प्रदेश ना ऑप्शन में और कोई भी नॉर्थ का स्टेट हो तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का है। और मोहिनी अट्टम भी केरल का। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? वो हमारा केरल, एक कथकली और एक हमारा है मोहिनी अट्टम।
और प्यारे दोस्तों सत्रिया किसका है? सत्रिया नृत्य है असम का। सत्रिया कैसा? असम का। ट्रिक है, जो सत्रिया क्या होती हैं? सुंदर और ओसम। क्या होती है? ओसम होती है। तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। हो गया याद? हो गया जी। चलते हैं आगे। अब भरतनाट्यम के बारे में पढ़ते हैं। जो भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम सादीर है। भरतनाट्यम की क्या पुराना नाम क्या था? सादीर। कैसे याद रखोगे? भरत। भरत कैसा था? रामायण में तुमने भरत को देखा होगा, तो भरत हमारा बिल्कुल सादा सीधा सादा व्यक्ति था। भरत कैसा व्यक्ति था? सादा व्यक्ति था। तो इसका पूरा नाम सादीर है। और इसके अन्य नाम भी देख लो, दासियाटम और अग्नि नृत्य। कौन कौन से? जो ये भरतनाट्यम है ना, ये ना दासियों द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासियाटम पड़ा है। और दूसरा नाम इसका है अग्नि नृत्य। एक नाम है इसका दासियाटम, एक है अग्नि नृत्य। इसकी जानकारी 2 किताबों में मिलती है। इसकी जानकारी कितने किताबों में मिलती है? 2 किताबों में। एक है शिल्पाधिकारम बुक है। क्या है? शिल्पाधिकारम बुक है। ठीक है। और एक अभिनय दर्पण, दूसरी है अभिनय दर्पण। आई बात, अभिनय दर्पण किसके द्वारा है? नंदकेश्वर द्वारा लिखी गई है। नंदकेश्वर द्वारा लिखी गई है। और शिल्पाधिकारम इलेंगो द्वारा। किसके द्वारा? इलेंगो द्वारा। इलेंगो द्वारा लिखी गई है या नंदकेश्वरम द्वारा लिखी गई है? याद हो जाएगा, होना भी चाहिए। ठीक है। अब देखोगे अन्य नाम इसके क्या थे? दासियाटम थे और अग्नि नृत्य था। इसकी जानकारी 2 किताबों में मिली है। एक है शिल्पाधिकारम और एक है अभिनय दर्पण। दूसरी किताब का क्या नाम है? दूसरी किताब का नाम है अभिनय दर्पण। जो यह नृत्य था यह मंदिरों को समर्पित है। किसको? मंदिरों को समर्पित नृत्य है। ठीक है। यह नृत्य का आरंभ किससे होता है? मतलब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम का फर्स्ट स्टेप क्या है, आप बता देंगे अलारिपू। क्या है भाई? अलारिपू इसका फर्स्ट स्टेप है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप है अलारिपू। ठीक है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आगे देखेंगे कि कटाक मुख हस्त मुद्रा कैसी होती है। कटाक मुख हस्त जो मुद्रा होती है वो 3 उंगलियों को जोड़कर बनाई जाती है और इसमें ओम की आकृति बनाते हैं। किसकी आकृति बनाते हैं? ओम की आकृति बनाते हैं। ठीक है। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि कटाक्ष हस्त मुद्रा कौन से नृत्य से संबंधित है, आप बता दीजिएगा कि भरतनाट्यम से। नृत्य का अंत तिल्लाना या थिल्लाना से होता है। आरंभ इसका अलारिपू से होता है। आरंभ इसका कहां से होता है? अलारिपू से। आरंभ इसका अलारिपू से होता है और जबकि अंत इसका थिल्लाना थिल्लाना या फिर इसको आपको तिल्लाना भी बोल देते हैं। भर नट नट नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ है। ठीक है। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ है। ठीक है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि नट्टूवार किससे संबंधित है? यह संबंधित है भरतनाट्यम से। और इसमें भरतनाट्यम में क्या है? ये कविता पाठ है। अच्छा जी। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का, हाँ, जो भी हमारे दक्षिण भारत के जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं उसके अंदर हमारा कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। ठीक है। और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाएं दर्शाई जाती हैं। इसमें एक कलाकार होता है और उस कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाएं दर्शाई जाती हैं, जिस कारण इसे एक हार्य नृत्य कहा जाता है। और ये इसे एक हार्य लास्यांग नृत्य कहते हैं। एक हार्य लास्यांग नृत्य कहते हैं। आई बात समझ में? आगे जी आगे चलेंगे। भारतीय संगीत 2 प्रकार का है। भारतीय संगीत 2 प्रकार का है। एक है हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कौन सा संगीत है? उत्तर भारत में हमारा होता है हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा है भाई? हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा है लाडले भाई? हिंदुस्तानी संगीत हमारा उत्तर भारत में किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र। इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है? मृदंगम, वीणा, बांसुरी। मृदंगम, वीणा, बांसुरी। मृदंगम, वीणा, बांसुरी। मृदंगम, वीणा, बांसुरी। बार बार रिपीट करो। मृदंगम, वीणा, बांसुरी। इन वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके रिपोर्ट। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ओडिसी नृत्य की। ओडिसी जो नृत्य है ये भगवान कृष्ण से संबंध है। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। जबकि जो भरतनाट्यम था वो किससे संबंधित था? भरतनाट्यम था हमारा शिव से संबंधित था। ठीक है, शिव से। और हमारा ओडिसी कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण से। यह
त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। देखो त्रिभंग मुद्रा, देखिए देख रहे, देखो एक ऐसे ऐसे ऐसे, एक ये त्रिभंग मुद्रा है, ठीक है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिल्ली भी कहा जाता है। ओ से ओडिसी, ओ से ओरिल्ली, याद हो जाएगा। इसे ओरिल्ली भी कहते हैं। इसकी शुरुआत, मतलब इसका फर्स्ट स्टेप होता है, ये इसका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? फर्स्ट स्टेप इसका मंगल चरण और अंत है मोक्ष। फर्स्ट मंगल चरण और अंत में मोक्ष, ठीक है। मंगल चरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करते हैं। मंगल चरण में पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मोक्ष में थारिजम नृत्य से, मोक्ष कैसे होता है? थारिजम नृत्य से होता है। मंगल चरण में क्या होता है? पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मंगल चरण में पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मोक्ष में थारिजम नृत्य से इसका मोक्ष होता है, मतलब अंत होता है। और इसे ओरिली भी कहा जाता है। त्रिभंग मुद्रा में भी करते हैं। कौन सी मुद्रा में करते हैं भाई? त्रिभंग मुद्रा में यह नृत्य किया जाता है। आई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आपको अगर सुनाई दे, कृपया इग्नोर करें और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान कंटेंट में होगा तो आप को जल्दी से जल्दी याद होगा और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अभी तक कोई मुश्किल चीज़ें नहीं आई है, ठीक है, ये आसानी से याद हो सकती हैं, यस, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। अब बात करते हैं नृत्य के उदाहरण। नृत्य के उदाहरण, नृत्य उदाहरण इसमें कौन कौन सा है? यह उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में होता है। आई बात समझ में? मुख्यतः महरियों द्वारा किया जाता है। महरी कोई समुदाय है, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यह महरियों द्वारा किया जाता है। नृत्य का उदाहरण यह उदयगिरी और खंडगिरी के गुफाओं में किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं। नृत्यांगना शरीर से जटिल ज्योमेट्री पैटर्न बनाती हैं। जो भी इसमें नृत्यांगनाएं होती हैं वह शरीर से जटिल ज्योमेट्री पैटर्न बनाती हैं। मतलब कि आप देखोगे ये त्रिभंगी नृत्य है। मतलब कौन सी मुद्रा में किया जाता है? त्रिभंगी मुद्रा में यह किया जाता है। उसे सचल मूर्ति कहा जाता है। मतलब जो भी इसमें मुद्राएं बनाते हैं उनको सचल मूर्ति कहा जाता है। मतलब प्रश्न ये पूछेगा कि किस नृत्य में ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते हैं? ज्योमेट्रिक पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको ओडिसी नृत्य में देखने को मिलते हैं। कौन से नृत्य में देखने को मिलते हैं? ओडिसी नृत्य में ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी कौन से तत्व का प्रतीक है? जल। ऐसे याद रखो, जब जल को उबालेंगे जल क्या जाता? उड़ जाता है। क्या कर जाता? उड़ जाता है। उड़ने से संबंधित मतलब ओडिसी, ठीक है। किससे संबंधित है? जल तत्व से संबंधित है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग किए जाते हैं प्यारे दोस्तों? इसमें वाद्य यंत्र मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार, ठीक है। ढोल और सितार, ठीक है। कौन सा? मंजीरा। और भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम की बात कर रहा हूं मैं। भरतनाट्यम में कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम में कौन कौन से? मर्दगम, मर्दगम, बीणा, बीणा ये प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार, मंजीरा, पखावज और ढोल और सितार प्रयोग किए जाते हैं। मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार, मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार, ठीक है। वैसे ये मुश्किल ही है कि इंस्ट्रूमेंट से कोई ये पूछ ले कि कौन से उसमें, कौन से नृत्य में आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, तो ये मुश्किल से ही पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जो कि बहुत सारे डांसों में कॉमन है, ठीक है। तो इसकी आप चिंता मत कीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, अगर आ गया तो आप टिक कर पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। वैष्णव धर्म, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। भरतनाट्यम शिव धर्म से संबंधित। और भाई और जो अपना उड़ीसी है, उड़ीसी कौन से है? उड़ीसी तो भाई अपना उड़ीसी है अपना किससे संबंधित है? कृष्ण से, कृष्ण को समर्पित है। और अपना मणिपुरी वैष्णव संप्रदाय को, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई गई हैं। इसकी 3 प्रमुख शैलियां लाई हरोबा, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, ये हमारे फोक डांस है, ठीक है। फोक डांस हम इनको मानते हैं।
और जो ये इनको याद रखना है कि लाई हरुब्बा मणिपुर का क्या लाई, मणि लाई, क्या लाई, मणि, ठीक है। संकीर्तन, संकीर्तन और रासलीला, तुम्हारे पास मणि होगी तो तुम ना रासलीला करोगे, क्या करोगे भाई, रासलीला करोगे। और ठीक है, और संकीर्तन भी मणि से ही होता है। तो मणिपुरी के 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई हरुब्बा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पैना वाद्य यंत्र, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पैना वाद्य यंत्र किस किस में बजाया जाता है, मणि में। अब देखो याद करोगे, अगर आपको मणि पूरी की पूरी काटनी है, अगर मणि पूरी काटनी है तो आपको कुछ पैना अस्त्र चाहिएगा। पैना हथियार से आप पूरी की पूरी मणि को काट सकते हो। तो पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मणिपुरी में, ठीक है। उसके बाद और भी देख लेते हैं आगे देखते हैं। नृत्य वाद्य यंत्र, नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। जो नृत्य है, वाद्य यंत्र बजाना है और साथ में गाना है, वो एक आदमी करेगा, ठीक है, एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। इससे पुंग चोलम कहा जाता है। तो पुंग चोलम भी त्योहार अपना, जो ये त्योहार को डांस है जो पुंग चोलम, ये अपना कहाँ का है, ये मणिपुर का ही है। क्या कहा जाता है, पुंग चोलम, जब नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना जब एक आदमी करे। आगे जागोई, मणि सबको जगा देती है, और चलम पी के तो वैसे भी जाग जाते हैं। मणिपुर के 2 प्रमुख भाग हैं। मणिपुर के कितने मणिपुरी के कितने प्रमुख भाग हैं भाई, 2 प्रमुख भाग हैं। नाम याद रखोगे कौन कौन से, आग बंद करो, याद करो, जागोई और चोलम, जागोई और चोलम। चोलम वही पुंग चोलम। पुंग चोलम क्या है, जब नृत्य भी, वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इसे पुंग चोलम कहा जाता है, ठीक है। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। मणिपुर में कितनी तालों का प्रयोग किया जाता है, इसमें 64 तालों का, 64 लोक्स का प्रयोग किया जाता है। लोक्स देखो, तालों का इन्होंने लोक्स इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो गया, ठीक है। ताल, सुर ताल, ये ताल। नागबंद मुद्रा, जिसमें 8 के आकार के वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा कि नागबंद मुद्रा कौन से नृत्य से संबंधित है, आप बता देना मणिपुरी से। क्यों, क्योंकि देखो मणिपुरी, ठीक है, मणि, मणि कहाँ पे होती है, नागमणि, आपने नाम सुना होगा ना, तो नाग में बंद, तो नाग मुद्रा किससे संबंधित है, मणिपुरी से। हर एक चीज ट्रिक से याद होगी, बस कंडीशन क्या है, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, जो ये रेड कलर का बटन नीचे दिया गया है ना, इस ये दबा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और नागबंद मुद्रा में क्या होता है, 8 के आकार के वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। 8 मतलब 8 के आकार की आकृति होती है, ठीक है। ये था हमारा मणिपुरी। मणिपुरी के बाद पढ़ेंगे कच्ची पुड़ी। मणिपुरी के बाद क्या पढ़ेंगे भाई, कच्ची पुड़ी, ठीक है। पूड़ी खाई है किसों ने, अच्छा, कच्ची पुड़ी कौन खाएगा, अंधा व्यक्ति, क्योंकि जिसको दिखता है वो तो कच्ची खाए नहीं गा, वो तो पक्की खाएगा। जो कच्ची पुड़ी है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम, देखो यहां से मिल पता चल जाएगा, कच्चीपुड़ी से कुचेलापुरम, कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ था। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। किसको, भाषण व शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें कौन से पुराण को आधार माना जाता है, भागवत पुराण को। पित्तल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। एक पित्तल का कोई बर्तन होया करे, थाली थूड़ी होया करे, उसमें पैर धरकर करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जब पित्तल की तस्तरी में पैर रखकर नाचा जाता है तो इसको तरंगम कहते हैं। और तरंगम का संबंध कच्ची पुड़ी डांस से है। कौन से डांस है भाई, कच्ची पुड़ी डांस से है तरंगम का संबंध, ठीक है। यह कर्नाटक, देखो भाई जो भी मैंने बता दिया ना, जो भी साउथ से रिलेटेड है, जो भी डांस साउथ से रिलेटेड है, उसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में, अच्छा जी आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, और पहले भी बहुत एसएससी के एग्जामों में पूछा जा सकता है, रेलवे में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। सिद्धेंद्र नाथ योगी को कच्ची पुड़ी का आदि गुरु मानते हैं, ठीक है। किसको, सिद्धेंद्र योगी को कच्ची पुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। नर्तकों को बागवा तालु के नाम से जाना जाता है। जो भी इसके नर्तक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, भागव तालु के नाम से जाना जाता है। 16 कद या पताक्षर, 16 कद या पताक्षर,
इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल हैं। जो हमारा इसका नृत्य का कोई स्टेप है, कोई पार्ट है, जो कि है सोलाकाद और पताक्षर, इसमें शरीर की हरकतें शामिल हैं। आगे है कावुत्वम। कावुत्वम में क्या है, इसमें कलाबाजियां सम्मिलित हैं। द कवात्तम, कवात्तम मतलब कला, कला करना, कलाबाजी करना, कलाबाजियां शामिल हैं। हवाई करतब शामिल है। मंडूक शब्दम, मंडूक शब्दम में क्या है, एक मेंढक की कहानी को कहता है। मंडूक शब्दम में एक मेंढक की कहानी है। मंडूक शब्द में एक मेंढक की कहानी को दर्शाता है। जल चित्रम नृत्य, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाता है। पैर के अंगूठे तना चित्र बना हुआ है, जल चित्रम। जल चित्रम नृत्यम। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो पुरुष कलाकार है उनकी पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बगलबंदी कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे कथक, हमारा पांचवा है कथक। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इनके बारे में, जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनके सारे इतिहास, मतलब कि फैक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में पढ़ पाएंगे। जो इनके नृत्य से संबंधित कलाकार हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किए थे। हमने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम आपको पूरे के पूरे आठों के आठों शास्त्रीय नृत्य बता देंगे। ठीक है, पर जो इसके कलाकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कथक, कथक इसका अन्य नाम नटवरी है। कथक का अन्य नाम क्या है, नटवरी है, याद रखना है। और यह राधा कृष्ण की कथाओं से संबंधित है। राधा कृष्ण की कथाओं से। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। देखो ये क्या पहने हुए हैं, देखो घुंघरू पहने हुए हैं। घुंघरू और चक्कर इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि देखो कथक मतलब नाचते नाचते कुछ कहानी सुनाना। ठीक है, इसे पढ़ंत कहा जाता है। जब इस नृत्य में जो कहानी है, जो कहानी सुनाई जाती है उसको पढ़ंत कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है, उसको पढ़ंत कहा जाता है, पढ़ंत। ठीक है, कथक नृत्य में वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज व चूड़ीदार के साथ। देखो वेशभूषा कैसी है, देखो लंबी वेशभूषा है, अनारकली वेशभूषा है। ठीक है, और इसमें कमीज चूड़ीदार कमीज जो होती हैं, मतलब एक देख कैसे बताऊं मैं, ऐसे 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 चूड़ीदार कमीज होती है, देखिए पहरी हुई होती है, इसमें इतना साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कौन कौन सी शैलियाँ शामिल होती है इसमें, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना, मतलब लगभग सारे घराने आ गए। ठीक है, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घरानों में किया जाता है। ठीक है, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया। किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया, लेडी लीला सोखे द्वारा। लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया। किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया, लेडी लीला सोखे द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, लीला लेडी लीला सोखे द्वारा। कथकली, कथकली केरल का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई, कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण और महाभारत इसका आधार है। मैं रामायण और महाभारत की कहानी सुनाई जा है। इसमें नायक नायक कौन होता है, जिसको पाचा कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचा। किसको, पाचा। और खलनायक को कथी। नायक को पाचा और खलनायक को कथी। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान, जहां पे ये नाट्य किया जाता है, जहां पे नृत्य किया जाता है, उस स्थान को थिएटर, मतलब कि स्थान या थिएटर, उसको कुट्टम पालम, कुट्टम पालम, कुट्टम पालम क्या कहते हैं, कुट्टम पालम बोलते हैं। क्या कहते हैं, कुट्टम पालम इसको बोला जाता है। ठीक है, कथकली नृत्य में 24 मुद्राएं होती हैं, और 64 मुद्राएं कौन से में होती है बता दीजिए। 64 मुद्राएं हमने पढ़ी हैं, और आप इसको बताएंगे कि 64 मुद्राएं किस में होती हैं। बताओ कि कहाँ होती है 64 मुद्राएं, कौन से नृत्य में होती है, कमेंट करो। ठीक है, 64 मुद्राएं आपकी जो होती हैं वे मणिपुरी डांस में होती हैं। कौन से डांस में होती है भाई, मणिपुरी डांस में 64 मुद्राएं होती हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, इडिक्का इंपॉर्टेंट है, इडिक्का, चिंदा, मडालम। इडिक्का, इडिक्का, चिंदा, मडालम, इडिक्का, चिंदा, मल्लालम। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है।
कथकली आकाश तत्व का। और जल तत्व का कौन सा प्रतीक था बताइए? जल तत्व किसका प्रतीक था? कौन से हमने शास्त्रीय नृत्य में देखा था? ये था उड़ीसी में। कौन से में था? उड़ीसी में। ठीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम, इंपॉर्टेंट, मणिप्रवलम और मलयालम है। ठीक है, मणिप्रवलम या मलयालम है। ठीक है, मलयालम को भी मणिप्रवलम बोल देते हैं। ठीक है। गीतों के शब्दों में अट कथा कहा जाता है। गीतों के शब्दों को, जो गीतों के शब्द हैं उसको अट कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अट कथा कहा जाता है। ठीक है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर पर टोपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो, देखो ये देखो, देखो कैसे रंग बिरंगे, मुंह पे हरा रंग है, कहीं पे लाल रंग है, काला रंग है, ये ऊपर टोपी पहनी हुई है ना। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। पाचा, पाचा तो उनका नायक होता है, और काठी क्या होते हैं उनका? खलनायक। देखो यहाँ पे पढ़ा था कथी, कहीं पे इसको कथी लिख देते हैं। देखो इंग्लिश में ये काठी है, तो कहीं आपको हिंदी में काठी मिला पाएगा और कहीं आपको कथी लिखा मिलेगा। ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगे ना? नहीं होंगे। ठीक है। पाचा, काथी, थड़ी, कारी। थड़ी, कारी और है कोई पात्र है, याद रखना पड़ेगा, रट लीजिए। थड़ी और कारी। काठी याद रख लिया तो थड़ी भी याद हो जाए, थड़ी, कारी। और मिनक्कू, मिनक्कू अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। ठीक है। हरा रंग कुलीनता। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग है कुलीनता, देवताओं, मतलब हरा आपने सब पता होगा कि कुलीन का, ठीक है, मतलब नोबल, नोबिलिटी का, देवताओं का और सद्गुण इंगित करता है। नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को, नाक के बगल में लाल धब्बे होते हैं यहाँ पे, तो वे राजसी गौरव का प्रतीक है। बुराई और दष्ट की इंगित करने वाला काला रंग। ठीक है, काला रंग है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए। पूरी तरह लाल रंग पूता हुआ चेहरा बुराई को इंगित करता है। किसको इंगित करता है भाई? बुराई को इंगित करता है। सफेद डाडी उच्चतर चेतना व देवताओं वाले प्राणियों को इंगित करते हैं। सफेद डाडी उच्चतर चेतना व देवताओं वाले प्राणियों को इंगित करते हैं। मोहिनी अट्टम, यह भी हमारा केरल का है। मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री। मोहिनी का मतलब क्या होता है? सुंदर स्त्री। और अट्टम का मतलब तो होता ही नृत्य है, एकल महिला नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो कि सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है महिलाएं। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। यह नृत्य केरल के कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। जो ये साड़ी है ना, ये साड़ी पहनी है, ये कौन सी साड़ी है? कसाऊ साड़ी है। कसाऊ साड़ी का प्रयोग किया जाता है। कसाऊ साड़ी इसमें पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रंथ में? व्यवहार माला में है। क्योंकि मोहिनी का व्यवहार कैसा होता है? बहुत प्यारा व्यवहार होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। विष्णु के सत्यनारायण रूप की कहानी सम्मिलित है। विष्णु के सत्यनारायण रूप की कहानी सम्मिलित है। इसमें भी मणिप्रवलम भाषा या फिर मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो साड़ी है कसाबू साड़ी है, और ये चमेली के फूल लगाए जाते हैं, सफ़ेद साड़ी होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसका जिक्र व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। किसमें? व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। ठीक है। और भाई ये हमारा आखिरी शास्त्रीय नृत्य है, और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कि पुराना हमारा भरतनाट्यम था, और नया कौन सा नृत्य है अपना? यही नृत्य। देखो कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी हुई है इसमें जो नृत्यांगनाएं हैं। इसमें 2000 में शामिल किया गया था, 2000 में। इसकी खोज किसने करी थी भाई? इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व में हुई थी। संस्थापक थे श्रीमंत शंकर देव। कौन थे भाई? श्रीमंत शंकर देव थे। याद रखो कौन थे? श्रीमंत शंकर देव। सत्रिया को अंकियानट के प्रदर्शन के लिए लाया जाता है। अंकियानट वहाँ का एक फोक डांस है। ठीक है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो बांगी, और स्त्री करती है तो सिमंगी कहलाता है। अगर जो पुरुष नृत्य करते हैं तो उसे भांगी कहते हैं, और जो स्त्रियां नृत्य करती हैं उसे सिमांगी कहते हैं। त्योहारों पर यह नृत्य बोकोत पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। त्योहारों पर यह बोकोत यहाँ पे कोई पुरुष भिक्षु होते हैं उनके द्वारा यह किया जाता है।
इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। देखो आपने सुना होगा ना, बोर मतलब अपनी मतलब अपने मुँह मिट्ठू बोलना, मियाँ मतलब अपने मुँह मिट्ठू बनना, ठीक है, मतलब अपनी तारीफ खुद करना, उसे कहते हैं बोर। ये तुम्हें पता होगा, जो भी क्षत्रिय है अपनी बोर खुद ही करी जाती हैं। तो बोर गीत का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्षत्रिय नृत्य में किया जाता है। नृत्य का भावना, नृत्य का एक भाग होता है भावना। इसमें भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। भावना किस पर आधारित है? भगवान श्री कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हमें इतना ही करना था, और कल हम शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख कलाकार हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो हमने 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य को कर लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो ये जीएस का जो पोर्शन है इसको आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं कहता नहीं कि देखो 25 नंबर की आपकी क्या आने वाली है, साइंस आने वाली है, और 20 नंबर की आपकी जीके जीएस आने वाली है। 45 में इतना है, अगर आप यहाँ से अपनी जीके जीएस करोगे तो आप 45 में से 40 स्कोर कर लोगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, और वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहा है आरआरबी ग्रुप डी की, वो अच्छा स्कोर कर सके और वो इतना महंगा बैच ना खरीदे। तो और आपको अगर इसकी पीडीएफ लेनी है ना, तो पीडीएफ के लिए एक बार सुनो, अभी जाना मत। देखो अगर पीडीएफ लेनी है आपको इसकी, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का वैसे लिंक भी दे दिया है। और अगर आपको नहीं मिले ना, जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चलाते हैं ना, वो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च कर लेना एएस स्टडी स्टिमुलेटर, स्टिमुलेटर। ठीक है, और भाई देखो हमने साइंस भी शुरू की है, हमने नोट्स की एक वीडियो बनाई थी। तो प्यारे दोस्तों देखो, उन नोट्स को बनाने में मेहनत लगी है। इस देखो वीडियो आपको फ्री में मिलेगी, वीडियो आपको ना बिल्कुल फ्री में मिलेगी। उन नोट्स की वीडियो बिल्कुल आप फ्री में देखोगे यूट्यूब पर अगर आपको उनको कॉपी निकलवानी है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसके 50 रुपये हैं, उसके 50 रुपये हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ डेली की डेली मिलेगी, एक साथ नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो वीडियो, देखो मैं एक बार आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझा देता हूँ। अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हो हमारे चैनल से, तो आपको क्या करना है, आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये 50 रुपये क्यों है? ये सिर्फ जो मैं वीडियो में जो पीडीएफ से पढ़ाऊंगा ये उसके हैं। जैसे कि मैं एक वीडियो में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, और जो ये साइंस का जो पूरा पोर्शन है वो हम आपको बिल्कुल 1 मंथ में कंप्लीट करा देंगे, पूरी साइंस 1 मंथ में कंप्लीट। ठीक है, पूरी की पूरी साइंस आप 1 मंथ में कंप्लीट करोगे। ठीक है, 1 मंथ 30 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में आप ख़त्म कर दोगे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे तो। ठीक है, और ऐसा ही हम स्टैटिक जीके में भी करने वाले हैं, और जीके का पोर्शन बहुत जल्दी आप खत्म कर देंगे। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रहना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।